पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं, 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं, तो वो थोड़ा अलग है। बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। और हमारे जो टाइगर हैं 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे सुख होता है। अच्छा, अंदर दर्द हो, अंदर दुख हो, मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा, डरते किसी चीज से नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, आप जानते हो। अच्छा, कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए, वो भाग गए, आपने देखा होगा। मगर ये लोग नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश रहता है, जनता की आवाज सुनता है और डरता किसी से नहीं। इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं, शेर। और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहां पे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है, ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है। और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। और आज यही सवाल है, सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं, इसको कमजोर करने के लिए करते हैं। चाहे वो अदानी की मदद हो, अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है, ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं, हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति रह जाए, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, मगर फिर 24 घंटे जो अंबेडकर जी का सपना था, उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है। और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस बीजेपी, जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जो इसकी रक्षा करती है, मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे।
तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है। और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहां है जी, लाइए वो। नहीं वो डब्बा दो, डब्बा दो। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकते हैं। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे, ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा। बैंक तो हिंदुस्तान में आज
अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकते हैं। वहां नहीं बात रुकती। इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और ये सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, ये हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। हरियाणा में अगर कोई रोजगार चाहता है उसे नहीं मिल सकता। मैं अभी गया, अमेरिका गया, डैलस गया। डैलस में हमें फोन कॉल आता है, कहते हैं राहुल जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन हो आप? हम हरियाणा के युवा हैं। सॉरी, मुझे अभी बताया गया मथुराम जी को 2 करोड़ रुपए की फिरौती की कॉल आई थी। तो डैलस गया, डैलस में मुझे कहते हैं भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कौन हो? हम हरियाणा के युवा हैं। डैलस में क्या कर रहे हो? हरियाणा से हम भाग के गए। क्यों गए? हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में महंगाई है, हरियाणा में हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हम अमेरिका गए। कैसे गए? खेत बेचकर, 50 लाख रुपए देकर, कर्जा लेकर गए। कहां से गए? दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम, सूरीनाम से पनामा, पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। अभी तक हमें नहीं मालूम कि हमें वापस भेजा जाएगा या नहीं। क्यों गए? करने को कुछ नहीं। किस रेट पे आपने कर्जा लिया? 2 रुपए प्रति महीना। मैंने उनसे पूछा भाई बताओ, 30 लाख रुपए आपने दे दिए, 50 लाख रुपए आपने दे दिए अमेरिका जाने के लिए, हरियाणा में आपने छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं खोला? हरियाणा में आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हरियाणा में आपने छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? उन्होंने मुझे कहा राहुल जी हरियाणा में छोटी फैक्ट्री, छोटा बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अमेरिका गए। उसके बाद कहते हैं राहुल जी एक काम कीजिए हमारे लिए। मैंने कहा क्या? कहते हैं राहुल जी हम अपने परिवार से नहीं मिल सकते, 10 साल के लिए हम अमेरिका में फंसे हैं। अगर हमारे पिता की मृत्यु होती है, माता जी की मृत्यु होती है, हम अंतिम संस्कार तक नहीं करवा सकते। हमें वीडियो फोन पर अपने पिता माता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सच्चाई ये हालत है हरियाणा की। राहुल जी आप जाइए, हमारे परिवारों से मिलिए और उन्हें कहिए कि हम ठीक हैं। मैंने कहा भैया आप वीडियो कॉल पे तो बात करते हो, मेरे जाने की क्या जरूरत है? कहते नहीं राहुल जी वो हमारी बात मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप जाके उन्हें बताइए कि हम ठीक हैं, हम अकेले हैं, सपना पूरा करने के लिए आए हैं, मगर ठीक है। वापस गया, सुबह सुबह करनाल गया, 20-25 परिवारों से मिला। अजीब सी बात है, वीडियो कॉल पर, कंप्यूटर पर, एक तरफ अमेरिका में हरियाणा के युवा, हरियाणा के भविष्य अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि उनको हरियाणा में रोजगार नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ उनके परिवार। बातचीत चल रही थी, मैं सवाल पूछ रहा था। एक मां मुझे बता रही थी कि उसके बेटे को हर रोज अमेरिका में कोई आके पीटता है,
एक्सीडेंट हो गया उसका, पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, वो उसको देख नहीं पाई, मिल नहीं सकती उससे, और जब ये बातचीत कर रहे हैं एकदम से एक चीख उठती है, चिल्लाता हुआ बच्चा भागता है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है, चिल्लाता है, पापा 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 वापस आओ, वापस आओ पापा, वापस आओ। पापा देखते हैं उसको, मुस्कुराते हैं, रोना चाहता है क्योंकि वो अपने बच्चे को 10 साल के लिए नहीं देखेगा, मगर हरियाणा के लोगों के जैसे, कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता है वैसे, दिल के अंदर दर्द है मगर चेहरे पे आंसू नहीं दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान नहीं दिखेगी। वैसे ही वो युवा रोते हुए बच्चे को कहता है, बेटा घबराओ मत, सब कुछ ठीक है, वापस आ जाऊंगा। अपने बच्चे से उसको झूठ बोलना पड़ता है, वापस नहीं आएगा, 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता है। बीजेपी की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। यहां पे अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए सब कुछ होता है। आप अग्निवीर योजना की बात करते हो, अग्निवीर योजना का क्या मतलब है? नाम दे रखा, बड़ा सुंदर नाम दिया है, अग्निवीर। इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि जो पहले हिंदुस्तान के जवानों के जेब में पैसा जाता था, पेंशन का पैसा जाता था, कैंटीन का पैसा जाता था, जब वो शहीद होते थे उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलती थी, अग्निवीर उस पैसे को छीनने का तरीका है। नाम दिया, बड़ा सुंदर नाम दिया है, मोदी जी ने सोच के दिया है। देशभक्ति की भावना है, उससे खिलवाड़ करने का यह नाम है। उसको अग्निवीर योजना नहीं देना चाहिए नाम, उसका सच्चा नाम है अदानी योजना। उसका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की डिफेंस का बजट जो जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, उनकी पेंशन में जाता था, उनके शहीद दर्ज में जाता था, उनकी कैंटीन में जाता था, वो पैसा डाइवर्ट करके अदानी जी के जेब में चला जाए। आप जाइए, गूगल पे जाइए, आज शाम मीटिंग के बाद जाइए, अदानी डिफेंस कंपनी का नाम लिखिए गूगल पे, उस पे आपको हथियार दिखेंगे, ड्रोन दिखेंगे, कारतूस दिखेंगे, राइफल दिखेगी, असॉल्ट राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, सब दिखेगी। एक भी हथियार अदानी ने नहीं बनाया है। सारे के सारे हथियार इजरायली कंपनी और अमेरिकन कंपनियों ने बनाए हैं। अदानी जी का लेबल है, जैसे अग्निवीर योजना लेबल दिया है, वैसे ही वहां पे अदानी डिफेंस लेबल दिया है। अदानी डिफेंस सिर्फ इजरायली हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है, अमेरिकन हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है। अग्निवीर से जवानों का पैसा छीना और अदानी डिफेंस के माध्यम से जवानों का पैसा अदानी जी के जेब में डाला। यही सिस्टम चल रहा है। चमकते हुए लेबल हैं, अग्निवीर, अदानी डिफेंस, ये सब खोखले हैं। एक ही सच्चाई है, हिंदुस्तान में गरीबों का पैसा अरबपतियों के जेब में